हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको बताया कि हमने ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत की थी क्लास 10th में मैथ्स के लिए, और जिसमें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की हमने शुरुआत कर दी थी, जिसमें इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को हमने देख लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सोल्यूशन को देखा जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके फटाफट उस वीडियोज़ को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो, फिर 17, 23 और 29 का, और फिर 8, 9 एंड 25 का। अब ध्यान देना है, यहाँ एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना है, यहाँ नॉर्मल मेथड का यूज़ नहीं करना है, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें मेथड पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो जो तरीका पूछेगा वही लगाना है। अगर नहीं पूछता है कि किस मेथड से यूज़ करना है तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को चूज करते हैं, जिसमें हमको निकालना है 12 का, फिर 15 का और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ। अब ये बताओ 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 3। ठीक है, फाइनली इसको लिख सकते हो 2 to the power 3 × 3। ऐसे ही 15 को लिख सकते हो 3 × 5, 21 को लिख सकते हो 3 × 7। ठीक है, अब हमको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो हमने बताया था कि एचसीएफ में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन ढूंढो। 2 to the power 3, बट यहाँ 2 के कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 के तो हैं। अब 3 में मिनिमम पावर तो 3 पे पावर 1 ही है, यानी कि एचसीएफ में जो होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद कॉमन देखा जाए तो उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब चलो अब आते हैं हम एलसीएम पे। एलसीएम में हमने बताया था कि जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एज इट इज़ उठा के रख देंगे। तो एलसीएम में हमने पहले 3 को लेना है, जो कॉमन था उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 को ले लेता हूँ, और जो कॉमन नहीं है तो इस वाले में देखो 2 to the power 3 भी है, फिर 5 भी है, 7 भी है, सबको उठा के ऐसे ही रख देना है, इंटू 2 to the power 3 × 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर मिल चुका है। पहला 3 2 to the power 3, फिर 5, फिर इंटू में 7 मिल चुका है। जब इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 420, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था उसमें एचसीएफ आ गया है 3 और एलसीएम आ चुका है 420। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 एंड 29 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले जो नंबर्स दिया है उन सभी नंबर्स को हम एज इट इज़ उठा के रख देते हैं। फिर अगर इसको फैक्टर्स के तौर पे आप लिखना चाहोगे तो 1 × 17 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 17 जो है वो प्राइम नंबर है, तो फर्दर उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ऐसे 23 को भी हम 1 × 23 लिख सकते हैं, 29 को भी 1 × 29 लिख सकते हैं। ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब ये बताओ कि इन सभी नंबर्स में अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें तो हमने बताया था जो कॉमन होगा उसको तो लेना है, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एज इट इज़ उठा के मल्टीप्लाई कर देना। याद कर लो, एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ रख देंगे 17 × 23 इंटू में 29। ठीक है, अब 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 जो है वो हर एक नंबर के साथ होता है, तो मल्टीप्लाई करो या ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब जब आप इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11,339। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है इस चीज़ को, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसी में जो हमारा थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि 8, 9, 25, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, मैं यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ इसको। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मैं इसका कलर ही चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है कि हमारे पास है 8, 9 एंड 25, इन नंबर्स का बताना है। तो यहाँ लिख देते हैं 8, 9, यहाँ लिख देते हैं 25। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करोगे आप तो 8 में आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, दैट इज़ 2 to the power 3। ऐसे ही 9 का लिख सकते हो 3 × 3, दैट इज़ 3 का स्क्वायर। ऐसे 25 को लिख सकते हो 5 × 5, दैट इज़ 5 पे पावर
2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एच सी एफ। तो एच सी एफ में हमको कॉमन ढूंढना होता है, तो इसमें देखो कहीं कोई कॉमन नहीं है, लेकिन सभी नंबर्स के पास 1 तो होगा ही, तो 1 को ही क्या करेंगे, एज ए कॉमन ले लेंगे। लेकिन अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी एज इट इज़ उठा के रख देते हैं। तो चूँकि ये सभी नंबर जो हैं वो कॉमन नहीं है, इसलिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टू दी पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, इन सभी का मल्टीप्लाई आप कर लोगे। 2 पे पावर 3 को 8 कहते हैं, 3 पे पावर 2 को 9 कहते हैं, और 5 पे पावर 2 को हम 25 करते हैं। ठीक है, अब इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, ये हो गया 200 इंटू 9 दैट इज़ 1800। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 को भी करना है, तो इसको भी मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। कह रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। यानी कि पहले HCF दे रखा है, ठीक है, और ये दो नंबर्स भी दिए गए हैं, ये नंबर A है, नंबर B है, यहाँ HCF भी दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो यहाँ किस मेथड का यूज़ करके निकालना है ये नहीं बताया गया, तो हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सोल्यूशन में लिखेंगे, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट, आप लिख सकते हो वी नो दैट, क्या जानते हो आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM। ठीक है, अब बस आपको फर्स्ट नंबर तो पता ही है, फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657, HCF दे रखा है 9, LCM ही निकालना है, तो LCM यहाँ कर देते हैं। अब आपको पता है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेले करके बाकी को दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। 9 से काटोगे 3 टाइम 27, 3 बचा, फिर 4 टाइम्स में जाएगा 36। ठीक है, अब हमारे पास है 34 इंटू 657। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22,338। तो ये हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ऐसे ही सवाल को लगाना है, देखो जब खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो इसको मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराया था, वहाँ 4 टू द पावर n था। तो यहाँ कह रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 6 टू दी पावर n। ठीक है, 6 टू दी पावर n, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बता दो कि इसकी वैल्यू जो होगी ना वो 0 के साथ एंड होगी, वो किस n की वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, पहली बात ज़रा इसको हम समझते हैं। अगर हमको यूनिट डिजिट पे, भाई यहाँ कह रहा है ना कि एंड विथ ज़ीरो, एंड विथ ज़ीरो कहने का मतलब है यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर हमारे पास 10 टू द पावर 1 है, कितना आएगा 10, 10 टू द पावर 2 है तो कितना आएगा 100, 10 टू द पावर 3 है तो कितना आएगा 1000। यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 होने का एक ही रास्ता है कि हमारा जो वैल्यू है उसमें यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं, 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10, 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15। ठीक है, 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20, फिर 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25, फिर 6 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30। अब यहाँ ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ जब हम ऑड में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, फिर ऑड में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है, लेकिन अगर इवन में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आता है। फिर इवन में 5 का मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 0 आया, इवन में 5 का मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट 0 आया। तो यहाँ यूनिट डिजिट में 0 होने का एक ही तरीका है कि अगर कोई नंबर लिए हैं, अगर पावर्स के रूप में लिखे हैं, तो उन नंबर्स में जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर इस नंबर को आप फैक्टर के तौर पे लिखे हो तो उन फैक्टर्स में से एक नंबर जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, ये तो फिक्स है कि या तो एक नंबर 5 हो, देखो ये 5 वाले नंबर में ही तो यूनिट डिजिट 0 है, 5 वाले नंबर में ही यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन अगर आप इसको एज ए 10 लेते हो, अच्छा इस 10 को भी तो हम यही तो लिखेंगे, 2 इंटू 5 ही लिखेंगे, यानी यही वाला तो नंबर आ रहा है ना। ठीक है, यानी कि हमको श्योर है कि एक नंबर जो फैक्टर्स के तौर पे आना चाहिए वो 5 ही होना चाहिए।
क्या हमारे नंबर में जो 6 है, 6 को हम 5 के तौर पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 ही लिख सकते हो आप, ठीक है। बट यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ हमको हमारे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, जो कि यहाँ क्या है, 3 है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 इज ओनली 2 इंटू 3 एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमेशा अगर हम 6 लेके चलेंगे ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप करके देख लो, 6 पे पावर 1 की वैल्यू 6, 6 पे पावर 2 की वैल्यू 36, 6 पे पावर 3 की वैल्यू 216, तो हमेशा 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं हो सकता। तो बस आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखोगे क्या, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। इफ़ any number ends with the digit 0, it should be divisible by 10, or in other word it will be divisible by 2 and 5 as, कैसे, जैसे 10 को हम 2 इंटू 5 के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 पे पावर n का, ये 2 इंटू 5 के तौर पे होना चाहिए। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन किसका, तो 6 टू द पावर n का, ये 2 इंटू 3 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बस ऐसे ही लिखना है आपको, पूरा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल में भी हमने देखा था और हमारे चैप्टर में भी क्वेश्चन आ चुका है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। नंबर्स देख के डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो मैं कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले गिवन नंबर को लिख दो, तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ईजिली अच्छे से दिखे। जैसे हमारे पास था 7, 11, 13 और प्लस में था 13। क्या हम इसमें से 13 कॉमन कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखो ये एक पूरा नंबर है और ये एक अलग नंबर है, इन दोनों में 13 तो कॉमन है ना, तो हम 13 को बाहर निकाल देते हैं। तो पहले वाले में बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस में बचेगा 1। अब इस 13 को लिख सकते हो 77 प्लस में 1, दैट इज़ 13 इंटू 78, ठीक है। अब इस 78 को क्या लिख सकते हैं आप? क्या आप 13 इंटू 6 के तौर पे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर्स था ना, उसको हमने कन्वर्ट करके ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा का पूरा नंबर्स को इसमें इंटू 1 कर सकते हैं ना। प्राइम नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर ये होता था कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। बट यहाँ तो 1 और इटसेल्फ के अलावा 13 भी है, 6 भी है ना। तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता उसको कौन सा नंबर कहते थे? उसको हम कहते थे कंपोजिट नंबर। यानी कि यहाँ लिखेंगे सिंस इट हैज़ 13 6 एज ए फैक्टर्स, therefore this is composite number, ठीक है। अब हमारा पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, ये पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही दूसरे प्रॉब्लम के पास चलते हैं, इसके पास। तो इसको भी ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो जो नंबर था मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में था 5, ठीक है। आप एक बार मैच कर लो कि यही तो हमने लिखा है ना। देखो 7 से लेके 1 तक था और प्लस में 5 था, तो हमने लिख दिया।
अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बीच में प्लस है, दोनों जगह से 5 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 5 तो निकल गया, 4 × 3 × 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 1 ही हो जाएगा, इंटू में सॉरी प्लस में 1, ये 5 कर लेते हैं। और जब इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा, पे आपको 1008 मिलेगा और प्लस में हो जाएगा 1। अब जब 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1009। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो 1009 है ना, ये एक प्राइम नंबर है, यानी कि इसको फर्दर हम फैक्टर्स के तौर पे नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन क्या इनटू में 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था कि द नंबर विच कैन बी ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ, ठीक है। यहाँ 1 और इट सेल्फ के अलावा 5 भी है, 109 भी है, तो क्या ये नंबर प्राइम नंबर होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर हो, क्योंकि इसमें मोर देन 2 ऐसे नंबर्स हैं जो उसको डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, 1 और इट सेल्फ के अलावा, ठीक है। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो पूरा जैसे मैंने ये लिखा था ना, आप इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला 7 क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 4 नंबर्स में या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। कह रहे कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब जैसे समझो, जैसे एक फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ये एक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ से रेस स्टार्ट होती है। यहाँ 2 लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं, पहला है सोनिया और दूसरा है रवि। सोनिया जो है वो पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में ये लेती है 18 मिनट और रवि एक चक्कर लगाने में ये लेता है 12 मिनट। अब दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम से रेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है, तो जाहिर सी बात है रवि थोड़ा तेज़ दौड़ेगा, सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ेगी। अब कह रहा है कि अगर दोनों रेस स्टार्ट कर देते हैं तो बताओ, जब एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है रवि आगे भागेगा ना, सोनिया पीछे रह जाएगी, रवि आगे भागेगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। हो सकता है सोनिया जब तक यहाँ आए, रवि तब तक एक चक्कर लगा के दूसरे चक्कर में आ जाए। तो वही पूछ रहा है कि अगर एक साथ उन्होंने रेस स्टार्ट किया था तो बताओ अगले किस मिनट के बाद से वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, किस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, समझ में आ गया। अब एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि हमको वो सेम टाइम निकालना है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा LCM निकालना होता है। क्यों LCM निकालना होता है? क्योंकि हमको ऐसा टाइम ढूंढना है जब दोनों सेम पोजीशन पे पहुंचे रहे हों, ठीक है। यानी स्टार्ट पॉइंट पे कब ऐसा, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब दोनों जहां से रेस स्टार्ट किए हों और दोनों सेम टाइम पर एक जगह पहुँचे हों। ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव टू फाइंड दैट टाइम एट विच बोथ मीट एट द स्टार्ट पॉइंट। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? 12 और 18 का हमको चाहिए LCM, और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो 2 × 2 × 3 इसको लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, यहाँ पे 2 to the power 2 × 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 पे पावर 2। अब हमको निकालना है क्या है? LCM। LCM में हमने कहा था कॉमन ढूंढो, लेकिन कॉमन का मैक्सिमम पावर ले लेना है। ध्यान देना है, LCM में मैक्सिमम पावर, HCF में मिनिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर में हो जाएगा 2 to the power 2। ऐसे ही यहाँ 3 का देखोगे तो कॉमन तो है बट 3 पे पावर 2 मैक्सिमम है, तो यहाँ कर लेंगे 3 का स्क्वायर। 2 to the power 2 को कहते हैं 4 और 3 पे पावर 3 को कहते हैं 9, यानी कि 36 मिनट। यानी कि रेस स्टार्ट करने के 36 मिनट के बाद से दोनों जो हैं वो स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ जाकर मिलेंगे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आई होप ये पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप कोशिश करो उसको रिवाइंड करके देख लेना, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों बाद इस पूरे चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप कंप्लीटली एक ही वीडियो में पूरा रिविज़न कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का। बट इससे पहले अभी हम एक चैप्टर और साइंस का देखेंगे, फिर उसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। यानी पहले साइंस, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर मैथ, ऐसे करेंगे तो दोनों जो है वो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता रहेगा।